नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट कोड 2001 के अंतर्गत जो यूनिट 5 है उसमें वेक्टर्स के बारे में समझना है और वेक्टर की अच्छी तैयारी करनी है। तो आज मैं इस दिशा में ये पहला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और ये मैं बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर बना रहा हूँ और इसको मैंने नाम दिया इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि वेक्टर का चैप्टर जब हम करेंगे तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली होती है, कुछ टर्म्स होती हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे। अच्छा, इसके पहले एक और बात बता दूँ, ये जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से ही काम मैं कर रहा हूँ और पुस्तकें जो आपकी दो हैं मार्केट में, दोनों में क्या है कि सिलेबस से बहुत ज़्यादा काम कर रखा है और सारा आपको नहीं करना है। तो पहले मैं बता दूं एक बार, इस चीज़ को आप सब जना स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो बुक 1 है इसमें जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज 13 और इसके पहले एग्जाम्पल है 1 से लेकर 7 तक। ये सभी आपके पाठ्यक्रम में और ये जो 13वीं प्रश्नावली है या जो 13वीं एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको करने हैं। ये पेज नंबर 285 से लेकर 298 तक है। इसके बाद आपको नहीं करना, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और बुक 2 में भी काफ़ी अच्छी बातें समझाई गई हैं और इसमें पेज नंबर 318 से पेज नंबर 320 तक एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक, ये पांचों एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूँ आपको आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो ये 5वां एग्जाम्पल है जिसको मैंने यहाँ डॉट लगाया है, इसमें एक पार्ट पूछा गया है दिक् कोज्याएँ, डायरेक्शन कोसाइंस, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो ये आप ना करें। एग्जाम्पल 5 में, बाकी सारा कोर्स में है, लेकिन जो ये दिक् कोज्याएँ यानी कि डी कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जो होती है वो आपके कोर्स में नहीं है। मैंने क्रॉस लगा दिया है, वो पोर्शन आपको नहीं करना है। फिर ये जो एक्सरसाइज है 6.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको करना है। क्वेश्चन 1 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, ये पेज 321 पर है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे हैं। वो पेज 347 से पेज 350 के दौरान क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां नहीं, 8वां, फिर 15वां, बस ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करना है। शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन है ना, उसमें से 8 ही करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 8 बार 15वां। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इस किताब में से और ये इस किताब में से, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक सामान्य प्रयास अपनी ओर से कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर अच्छा लगे वीडियो, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किया तो। देखिए, ये जो चैप्टर है इसका जो मैंने इनिशियल पॉइंट लिया इंट्रोडक्शन, इसमें मोटे तौर पर 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, और ये सारे बी पॉइंट के पार्ट मैंने बी पॉइंट के कुल मिला के 14 पार्ट किए हैं बी पॉइंट को समझाने के लिए। तो ए तो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है, इसके बारे में बात करनी है। बी पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश का निरूपण कैसे करते हैं या किसी सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और उसको समझाने के लिए मैंने बहुत से पॉइंट बनाए हैं, B1, B2, B3, B4 से लेकर B14 तक। और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, फिर लिया अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट, फिर लिया मापांक। ये सभी एक वेक्टर के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में ही है। मापांक को कहते हैं मॉडुलस। फिर शून्य सदिश, इसको कहते हैं जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। फिर है इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। फिर है समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। फिर है ऋण अथवा विपरीत सदिश यानी कि नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। फिर है समांतर अथवा सरेखीय सदिश अर्थात पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स।
फिर है सदृश एवं असदृश सदिश यानी लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ये जो दोनों है ना, सदृश और असदृश सदिश यानी लाइक एंड अनलाइक, ये समांतर या सरगी सदिश के दो रूप हैं अलग अलग। फिर है समतलीय सदिश या को प्लानर वेक्टर्स। फिर है सह प्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर्स। फिर है संगामी सदिश कॉन्करेंट वेक्टर्स। फिर है स्वतंत्र एवं स्थानीयकृत सदिश फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फिर है स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। ये जो लास्ट पॉइंट लिया मैंने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस को आपको जब करने होंगे तो ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ पोजीशन वेक्टर, ये उसको क्लियर करेगा, उसको हेल्प करेगा समझाने में। यहाँ ये जो मैंने समतलीय सदिश का आगे लिखा है x इजिकल टू लैम्डा वाई प्लस म्यू जेड और लैम्डा और म्यू शून्य नहीं हो, ये कंडीशन होती है समतलीय सदिश को समझाने की या बताने की। ये x क्या है, y क्या है, z क्या है, लैम्डा क्या है, म्यू क्या है, ये जो पॉइंट को समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर तब स्पष्ट करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। अब देखिएगा इसको। सबसे पहला जो ए पॉइंट है इसका वो समझ लेते हैं कि भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फ़र्क है। देखिए स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनका परिमाण यानी जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा का बोध नहीं होता है। और सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें उनके परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध भी होता है, दिशा भी उसमें प्रदर्शित होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर चला तो ये अदिश हो गया क्योंकि 5 किलोमीटर तो आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, ये सदिश हो गया क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर चला लेकिन किस दिशा में चला ये भी स्थित हो गया। तो ये इसमें हो गया अदिश और सदिश का अंतर। जैसे बहुत सारे अपन बाद में जब पढ़ेंगे, आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, उसी पता पड़ेगा कि अदिश क्या है और सदिश क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि बल जो होता है, बल वो सदिश होता है, लेकिन जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा एनर्जी, वो अदिश होती है। बहरहाल अभी गणित के अंदर इस प्रकार की बातें हमारे करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही था इस ए पॉइंट के अंदर कि भाई अदिश और सदिश राशियों में अंतर क्या है। तो बस यही अंतर जो मैंने बता दिया आपको। इसमें अदिश जो होती है, अदिश यानी स्केलर, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, केवल उसका परिमाण होता है। और जो सदिश है वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ये हो गया। अब जो इसका बी पॉइंट मैंने लिया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने एक लाइन खींच दी और इसके दो जो सिरे हैं, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। एक लाइन मैंने और खींच दी, इसके दो सिरे हैं सी और डी। यहाँ ए से बी की ओर जा रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसे एरो लगा दिया। यहाँ सी से डी की ओर जा रहे हैं तो हमने एरो लगा दिया। अगर मैं डी से सी की ओर जाता तो एरो में डी टू सी लगाता। तो ये है, इसको कहते हैं वेक्टर ए बी। तो ए बी लिख के ऐसे एरो लगा दिया क्योंकि ए से बी जा रहे हैं ना। यहाँ सी से डी जा रहे हैं तो सी डी लिख दिया और एरो लगा दिया। अगर मान लीजिए कि ये लाइन थोड़ी सी
मिसिंग हो गई यहाँ से, स्केल हिल गई, बता देते हैं इसको, क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए ये डी है और ये सी है, तो एरो मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये वेक्टर डी सी कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारी जो बातें हैं ये मैं आपको इसी के साथ समझा देता हूँ। देखिए, जिस पॉइंट से वेक्टर शुरू होता है उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो इसमें ए बी वेक्टर के अंदर ये ए इनिशियल पॉइंट है, यानी कि आरंभिक बिंदु है, और जहाँ ख़त्म होता है उसे कहते हैं अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। ये देखिए मैंने यहाँ बता रखा है, ये अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। ये जो वेक्टर सी डी है इसमें आरंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट सी है और टर्मिनल पॉइंट डी है, वेक्टर सी डी। ये वेक्टर डी सी है, इसमें इनिशियल पॉइंट डी है और जो टर्मिनल है वो सी है। अब हम इनको एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे वेक्टर ए भी है ना, इसको हो सकता है हम सिंपली ए लिख के ऊपर एरो लगा दें। ये वेक्टर सी डी है ना, मान लो इसको मैंने वेक्टर बी कह दिया इस तरह से। ये वेक्टर डी सी है, इसको मान लीजिए हमने सी नाम दे दिया, ऐसे भी दे सकते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, और उन दोनों लाइन को जोड़ने वाली एक रेखा होनी चाहिए और उस पर एरो लगना चाहिए, वो शो करता है कि किधर से किधर को जा रहा है। तो इस तरह से हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अब इसमें जो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आरंभिक बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु हो गया। अब मापांक, मापांक जो है, मापांक को कहते हैं मॉडुलस। जैसे ये वेक्टर था ए बी, ये भी वेक्टर है जिसको मान लीजिए मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया ऐसे। तो इस लाइन की जो लंबाई है वो इस वेक्टर का मापांक कहलाएगा। वेक्टर का मापांक को प्रदर्शित करने के जो तरीके हैं वो ये हैं, या तो मैं वेक्टर ए बी लिख दूं और उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में कर दूं, या मैं, क्योंकि मैंने वेक्टर ए बी को स्मॉल ए नाम दे रखा है, ऐसे लिख दूं इन द वर्टिकल लाइंस, या मैं केवल ए बी लिख दूं, ये भी वेक्टर ही है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी लिख के मैंने एरो लगा दिया तो वेक्टर बन जाएगा, उसका मॉडुलस नहीं कराएगा। वेक्टर आप बनाते हैं ना ए बी के बाद एरो लगा के, तो उसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार एक और बात भी इसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर, वो आप समझ लीजिएगा। जैसे वेक्टर ए है, अगर मैं ए को लिख दूं केवल, एरो ना लगाऊं, हम इस बार वर्टिकल लाइन से बचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए को गहरा कर देंगे, ए को गहरा कर देंगे, बोल्ड लेटर गहरा, ये लिखूं, या मैं वेक्टर ए को लिख के मॉडल लिखूं, दोनों सेम हैं, दिस और दिस सेम, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। कुछ किताबें मिल सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, क्योंकि किसी को लिखना फिर गहरा करना बहुत टाइम लगता है, तो ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन तरीका ये भी है, इसलिए मैंने आपको बताया है। हम ज़्यादा जो प्रचलन है वो यही है, ध्यान देना, ये वाला, ये वाला। हम किसी वेक्टर के मॉडुलस को अगर करेंगे प्रदर्शित, तो वेक्टर लिख दिया, उसको मॉडुलस यानी कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया। अब है शून्य सदिश। ये वेक्टर जो था, ये मापांक था, ये B3 पॉइंट था, और ये B1 हो गया इनिशियल पॉइंट, ये B2 पॉइंट हो गया अंतिम पॉइंट, यहाँ ये B1 हो गया इनिशियल पॉइंट, ये B2 का मतलब अंतिम पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे D है, तो ये B पॉइंट B1 हो गया, और ये C अंतिम है तो B2 हो गया। मैंने ये कहा ना B1
आरंभिक बिंदु और B2 अंतिम बिंदु, तो ये मैंने यहाँ पे अलग अलग वेक्टर में शो कर दिया है। और B3 का मतलब मापांक, मैंने मापांक को समझा दिया है। अब जो B4 यानी जो चौथा बिंदु है, इसका चौथा बिंदु जीरो वेक्टर, नाम ही है जीरो। और भाई जिस वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो वो जीरो वेक्टर, यानी वो एक रेखा से प्रदर्शित नहीं होगा, एक बिंदु से प्रदर्शित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है वही उसका टर्मिनल पॉइंट भी है। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। जिस वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो उसको हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। जैसे मैंने कह दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब जब ए से ए की दूरी नापेंगे तो जीरो तो आएगी। यहाँ तो देखिए वेक्टर ए भी था, तो ए से बी के बीच में दूरी थी, यहाँ ए से ए ही है। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, जीरो लिख दिया और ऊपर एक एरो लगा दिया। तो सिंपल सी बात है, जीरो वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ये B4 पॉइंट हो गया। नाउ B5 इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम कोई वेक्टर ए लिख के उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका, ए कैप। इसे पढ़ते हैं अपन वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर मान लीजिए कोई बी कैप है तो वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश। देखिए ये इकाई सदिश ए कैप है, ये इकाई सदिश बी कैप है। इन दोनों में समानता क्या है? एक ही समानता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इनका परिमाण 1 है या मापांक 1 है। दिशा अलग अलग है, दिशा के बारे में बोध नहीं हो रहा है अभी, हम केवल बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। अब हम एक और प्रकार से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए अगर मैं किसी वेक्टर ए के मॉडुलस को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं ए कैप से, तो वो वेक्टर ए आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। इस प्रकार से मैं अगर ए कैप निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? वेक्टर ए के अंदर उस वेक्टर की मॉडुलस का भाग लगा दूं। हम जब बाद में अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे कुछ अगले वीडियोज़ में, तब ये बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है इसके बारे में आपको समझाना। कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है जिसका परिमाण 1 हो। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। अब हम पढ़ते हैं इसमें पॉइंट नंबर B6। B6 मैंने क्या लिया है? B6 में लिया है समान सदिश। समान सदिश। देखिए समान सदिश का मतलब इंग्लिश में कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। देखिए अगर दो वेक्टर्स इस प्रकार हैं
कि उनकी जो लेंथ है या उनका जो मतलब मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, वो दोनों के बराबर हो और साथ में दिशा भी वही हो। देखिए, मैंने एक लाइन खींची जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और खींच दी जिसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर ही है। इन दोनों की जो लंबाई बराबर है, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, ये ए बी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है। हम ये कह रहे हैं कि जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, वो लाइन सी डी के पैरेलल है, समानांतर है। और साथ ही साथ वेक्टर ए बी का जो मॉडुलस है वो वेक्टर सी डी के मॉडुलस के बराबर है। तब हम कहेंगे कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। अब ये समांतर जो मैंने कहा है ना, पैरेलल, ये पैरेलल इसके नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, इसकी सीध में भी हो सकता है। ये जो सी डी है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ इस प्रकार से, यहाँ ले जाऊँ यूँ इस प्रकार से, ये यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए जैसे मैंने इसको इस प्रकार से यूँ सरका दिया इसके पैरेलल, तो हो सकता है लाइन जो है ये यहाँ आ जाए, इस प्रकार से आ जाए सी डी। इस रेखा को मैंने एक इसके समांतर बना दिया ऐसे करके, लंबाई वही है, ये रेखा वही है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके आ गया, तब ये इक्वल वेक्टर सी कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं, समान तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, उनकी दिशा वही हो, ध्यान दीजिएगा। और दिशा वही जो होगी तो डेफिनेटली वो पैरेलल तो होंगे। लिखा ना मैंने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इस प्रकार से। ये हो गया समान सदिश। फिर जो पॉइंट नंबर 27 है वो ऋण या विपरीत सदिश। विपरीत सदिश यानी कि अपोजिट वेक्टर कह दो, इसको नेगेटिव वेक्टर कह दो, कुछ भी कह दो। अब समान सदिश में और विपरीत सदिश में लगभग वही बात है, एक ही अंतर है, दिशा बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे। जैसे ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, ये लंबाई तो बराबर है इनकी, ए बी और सी डी बराबर है, ध्यान देना, लेंथ बराबर है, लेकिन ये ए से बी की ओर है और वो डी से सी की ओर है, ध्यान देना, पैरेलल भी है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी ऑल्सो। यहाँ पर ए बी की लंबाई, यहाँ पर जो मैंने कहा ना समान सदिश, यहाँ पर भी देखिए ए बी और सी डी बराबर थे और ए बी सी डी के पैरेलल था, लेकिन साथ साथ में दिशा एक ही थी, ए से बी की ओर, सी से डी की ओर, सेम। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ए से बी है और ये डी से सी है, तो हम कहेंगे ए बी एंड डी सी आर opposite vectors।